नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की पुस्तक अंतरा भाग 1 की कविता हस्तक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचयिता है, जो कवि हैं, वो है श्रीकांत वर्मा जी। और श्रीकांत जी ने यानी इस कविता के कवि ने सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को यहाँ पर दिखाया है, दर्शाया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हस्तक्षेप का भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है। जो एक कविता है, हस्तक्षेप का मतलब होता है दखल अंदाजी, और यहाँ पे उसी दखल की बात की जा रही है कि किस प्रकार एक शासन व्यवस्था में जब जनता की दखल अंदाजी बंद हो जाती है, वर्जित हो जाती है, तो किस प्रकार व्यवस्था अपने हिसाब से जनता को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इस कविता में भी श्रीकांत वर्मा जी ने मगध राज्य की बात की है, और ये मगध उस समय की बात हो रही है, उस जमाने की बात हो रही है जब इस मगध राज्य का जो शासन था, वो एक निरंकुश शासन सत्ता थी, और इसको चलाने वाले वहाँ के राजा थे घनानंद। और ये उस समय की बात है जब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य थे, और आपने चाणक्य के बारे में भी सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने बचपन में इस निरंकुश सत्ता को सहा है, और उसी सत्ता के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि किस तरीके से जनता की आवाज को दबाया जाता है, उनकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता है, कि अगर ये आवाज उठाएंगे तो जो शासन व्यवस्था है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, लोग अपनी मनमानी करेंगे, और इस उनके अंदर डर बिठा दिया जाता है और उनको हस्तक्षेप की मनाही कर दी जाती है। तो बिना किसी देरी के हम कविता की ओर बढ़ेंगे। कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो के आखिर में इस पार्ट से, इस कविता से संबंधित में कुछ प्रश्नोत्तरों को की भी चर्चा करूँगी, ताकि अगर आपके मन में किसी भी तरह का इस कविता को लेकर कोई शंका है तो वो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से वो दूर हो जाए। अब हम बिना किसी देरी के चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का नाम है हस्तक्षेप। इस कविता के माध्यम से है ना, जो कवि है श्रीकांत वर्मा जी, इसमें उन्होंने शासन वर्ग निरंकुशता को तोड़ने के लिए उसमें नागरिकों के हस्तक्षेप को आवश्यक माना है, और कहा है कि उनका शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए नागरिकों का, जनता का हस्तक्षेप होना, दखल अंदाजी बहुत जरूरी है। और इसमें जो मगध शासन है वो निरंकुश शासन का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। इस मगध में हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुहाई दी जाती है, और यहाँ तक कि इतना भयभीत कर दिया जाता है कि कोई डर से छींकता तक नहीं, क्योंकि उनको ये डराया गया है कि वो छींकेंगे। तो छींकना मतलब यहाँ कोई नेचुरल जो छींक है उसकी बात नहीं हो रही, जो प्राकृतिक क्रिया है उसकी बात नहीं हो रही। छींकने का मतलब कि अगर कोई अपनी हस्तक्षेप दिखाएगा तो उससे जो शासन व्यवस्था है उसमें खलल पड़ेगा, उसमें दखल अंदाजी होगी, जो शासन व्यवस्था को पसंद नहीं आएगी। तो मैं पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी चाहिए, मगध है तो शांति है। मतलब पंक्तियां बहुत सरल हैं, किसी प्रकार की भाषा का मुलम्मा नहीं चढ़ाया गया है, और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। साथ ही साथ इसके भावार्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मैं इसके पद प्रसंग की ओर बढ़ती हूँ कि प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित कविता हस्तक्षेप से अवतरित है, और साथ ही साथ इसमें सत्ता की क्रूरता और निरंकुशता पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये जो संपूर्ण कविता है इसमें व्यंग्य ही किया गया है, शासन व्यवस्था की ओर व्यंग्य किया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था विरोध की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती है। इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग सत्ता है कि अपनी जनता को दबा के रखना चाहती कि वो अपनी कोई आवाज़ उठा ना सके, तो वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। व्यवस्था के नाम पर शासन वर्ग आतंक का वातावरण बनाए रखता है, इसमें हस्तक्षेप की जरूरत तो बनी ही रहती है। और यहाँ श्रीकांत वर्मा जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि कोई छींकता तक नहीं। अब यहाँ छींकना, मैंने शुरू में बताया कि यहाँ छींकने बात नहीं हो रही है कि कोई प्राकृतिक क्रिया है, यहाँ बात हो रही है छींकना, यानी कि कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। कि मगध में जो मगध की शासन व्यवस्था है, उन्होंने इतना ज़्यादा लोगों के अंदर
डर बना रखा है, लोगों के साथ इतना अन्याय करती है कि लोगों में इतनी व्याकुलता है जिसे देखकर लगता है कि मगध की शांति के लिए अब आवाज उठनी ही चाहिए, आवाज उठानी ही चाहिए। तो लोग इस डर से चीखते तक नहीं, यानी लोग इस डर से कुछ बोल भी नहीं सकते कि मगध की शांति व्यवस्था खराब हो जाएगी। मतलब मगध की शासन व्यवस्था को लगता है कि लोग अगर इसमें हस्तक्षेप करने लगेंगे तो जो डिसिप्लिन मेंटेन हो रखा है वो डिसिप्लिन वहाँ का खराब हो जाएगा। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने छींक शब्द का प्रयोग किया है, यानी एक रूपक समझ लीजिए कि उसको छींक को लोगों का मतलब बलपूर्वक वो अपनी बात नहीं कह सकते, वो शासन के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो शासन व्यवस्था के खिलाफ, शासन व्यवस्था के विरुद्ध जाकर कुछ कहेंगे तो वो शासन के विद्रोही कहे जाएंगे। यहाँ छींकने का तात्पर्य शासन व्यवस्था की ओर व्यंग्य है कि गलत पर गलत हुआ जा रहा है मगर कोई विरोध करने वाला नहीं है। यदि शासन में शांति लाने की व्यवस्था है तो ही मगध है, अगर इसका विद्रोह किया जाएगा तो मगध का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति मगध शासन के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर दबाव डाल दिया जाता है और उसकी आवाज को वहीं दबा दिया जाता है। आगे है कि मगध की शांति भंग ना हो जाएगी। वही बात हो रही है यहाँ कि मगध की शांति भंग हो जाएगी अगर कोई अपने विचार प्रस्तुत करेगा, शासन के खिलाफ कुछ कहेगा। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, और मगध की शासन व्यवस्था को, वहाँ की शासन व्यवस्था को अगर बनाए रखना चाहते हैं तो आवाज ना उठाएं, क्योंकि मगध के लोगों को पता है कि अगर जनता आवाज उठाएगी, विरोध करेगी तो वह एक अशांति को जन्म देगी, क्योंकि एक बंदे की आवाज उठी तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा, दूसरे के साथ तीसरा, तो ऐसे करते करते आवाज उठती चली जाएगी और जो डेकोरम है शासन व्यवस्था का वो खराब होता चला जाएगा। ऐसा मगध की शासन व्यवस्था का मानना है। अब जो भी राजनीति या मनमानी वे करते हुए आ रहे हैं, विद्रोह करने से वे ऐसा नहीं कर पाएंगे कि अपनी मनमर्जी से वो जो देश को, राज्य को चला रहे हैं, अगर जनता ने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो उनकी मनमानी बंद हो जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी और उनका जो चल रहा है डोमिनेटिंग शासन, राजा का शासन, तो वो खत्म हो जाएगा, लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था आ जाएगी। अतः मगध में शांति ना आए इसका प्रयास सत्ता के लोग हमेशा करते रहते हैं, यानी वो तरह तरह से कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर, गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करके वहाँ की जनता को किसी न किसी तरह के गेम्स में या उनके साथ अन्याय करते रहते हैं ताकि लोग उन्हीं में बिजी रहे और कोई शासन के खिलाफ आवाज ना उठा पाए, बस अपने लिए ही वो लगे रह जाए। तो पूरी कविता में ही व्यंग्य किया गया है कि किस तरीके से लोगों को बिजी कर लिया गया, किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आगे कवि बोलता है कि कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। और इन पंक्तियों में कवि यही कहना चाहता है कि मगध अब सिर्फ नाम के लिए ही मगध है, यानी पहले के मगध में और अब के मगध में बहुत अंतर है। यानी राजा घनानंद से पहले जो राजा रहे होंगे उस समय के मगध में और अब जो घनानंद है उनके समय में बहुत अंतर है। पहले मगध में इतनी क्रूरता नहीं थी, यहाँ पर इतनी क्रूरता है कि यहाँ पर रहना अब मुश्किल सा हो गया है। कोई चीखता तक नहीं, यानी कोई अपनी आवाज तक नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मगध की व्यवस्था में कोई चीखेगा, अपनी बातों को शासन के सामने रखेगा तो दखल पड़ जाएगा और शासन व्यवस्था खराब हो जाएगी और इसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने न सिर्फ मगध की शासन व्यवस्था का विरोध किया है, बल्कि वहाँ की शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के मन में जो डर पैदा कर रखा है ना, यहाँ पर उसका भी बहुत सजीव चित्र यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। भाषा अत्यंत सरल है, बस आपके उसके भावार्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, कहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या। लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, और मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी। और आगे बात की जा रही है कि मगध साम्राज्य की बदनामी ना हो, इसलिए यहाँ का साम्राज्य लोगों पर दबाव डालता है, क्योंकि लोग अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बाहर और भी राज्यों में ये बात फैलेगी, तो इससे मगध शासन तंत्र की
बेइज्जती होगी, उस साम्राज्य की बदनामी होगी कि वह साम्राज्य की मर्यादा को बनाए रखे, अर्थात अन्य के खिलाफ वो बिल्कुल भी आवाज ना उठाएं। क्या कहेंगे लोग? वही है, फिर बातें बनेंगी। लोगों का क्या? लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है। अगर वह अपनी चुप्पी तोड़ेंगे तो मगध साम्राज्य के विषय में लोगों के सामने आवाज उठाएंगे, तो यहाँ की शासन व्यवस्था नष्ट हो सकती है। इससे यहाँ रहने वाले मगधवासियों का बुरा असर पड़ सकता है। यानी ऑब्वियस अभी तक ये बात जो है एक राज्य के अंदर तक सीमित है, लेकिन जैसे ही ये बात जो है राज्य के बाहर पहुंचेगी लोगों के बीच, तो क्या होगा? मगध शासन के खिलाफ मोर्चे छिड़ेंगे, लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो उससे क्या होगा? जो लोगों के अंदर डर बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा और लोग मगध शासन के खिलाफ हो जाएंगे। फिर लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध तो मगध अब नाम का ही रह गया, पहले वाला मगध अब ये रहा ही नहीं। जहाँ पहले अन्याय नहीं था, न्याय ही न्याय था, अब ये पहले जैसा मगध बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आगे कवि कहते हैं, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यहाँ बात की जा रही है कि कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में कोई हस्तक्षेप तक नहीं करना चाहता, कि मगध के शासन तंत्र की अनुचित बातों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ की सत्ता विरोध करने पर जो परंपरा है वो आरंभ हो जाएगी, इस डर से कि अगर हमने हस्तक्षेप किया या हस्तक्षेप की परंपरा शुरू हुई तो सब हस्तक्षेप करना शुरू हो जाएंगे और टोकने का रिवाज ना बन जाए। और ये रिवाज बन जाएगा, एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। और ये जाहिर सी बात है, अगर एक बार किसी का हस्तक्षेप आया तो ये हस्तक्षेप निरंतर बना रहेगा शासन के खिलाफ, और शासन जो निरंकुश शासन सत्ता अभी तक चल रही है, लोगों पर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसका बोलबाला वहां बंद हो जाएगा और इससे मगध की बदनामी होगी। तो इस डर से भी जो वहां के मगधवासी हैं वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। पहले तो उनके अंदर भय बना रखा है, साथ ही साथ अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो ये हस्तक्षेप की परंपरा शुरू हो जाएगी और इससे क्या होगा? मगध की बदनामी होगी। वैसे तो मगध निवासियों, कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। और आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ के लोग अर्थात मगध के लोग बड़े ही अजीब हैं। यहाँ वे गलत को स्वीकार कर लेंगे, पीछे से बातें कर लेंगे कि अन्याय व अत्याचार के खिलाफ चुगलियां कर लेंगे, लेकिन सामने आके कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, कोई प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध नहीं करना चाहता। सब चुपचाप अन्याय सहने को तैयार है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। तो बड़े अजीब हैं ये लोग, उनको पता है हमारे शासन में, हमारी शासन व्यवस्था कितनी गलत है, लोगों के साथ कितना अन्याय कर रही है, कितना अत्याचार कर रही है, सबको सब मालूम है। लेकिन कोई सामने आके प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता, कोई इसका विरोध नहीं करना चाहता। पीठ पीछे सब बातें करने को तैयार हैं। सबको पता है कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई मुखर रूप से सामने आना नहीं चाहता। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा, मुर्दा समझते हैं आप लोग, यानी कोई डेड बॉडी, यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। और यहाँ पे मुर्दा उन लोगों को कहा जा रहा है जो इस शासन तंत्र में दबे कुचले, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो समाज से मतलब जिनको निष्कासित किया गया है, जो लोग हैं उनके बारे में मुर्दा शब्द का प्रयोग किया गया है। कि जब कोई मिडिल क्लास या जिसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इस अन्याय से, जब वो कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में वो मुर्दा, यानी ऐसा व्यक्ति जो समाज में दबा कुचला हुआ है, वो इसी हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। वह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। और कवि ने यहाँ मुर्दों से यही कहा, के माध्यम से यही कहना चाहा है कि उनका मानना है कि अत्याचार बढ़ने पर ऐसे लोग भी क्रांति कर सकते हैं, जो समाज से दबे कुचले लोग हैं। यानी अगर उनके साथ गलत होगा और अन्याय होगा, तो ऐसी स्थिति में तो समाज का निम्न से निम्न वर्ग का तबका भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। तो ये तो फिर नॉर्मल मगधवासी हैं, ये क्यों अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्यों अन्याय के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, इनकी क्या ऐसी मजबूरी है जो ये चुप बैठे हुए हैं। और कवि का यहाँ पे यही कहने का तात्पर्य है कि जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक वर्ग की कमियों और जातियों की ओर
उंगली उठाना नागरिकों का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है, वरना शासक पर निरंकुश हो जाएगा। मनुष्य इससे बचना चाहे तो भी नहीं बच पाएगा। तो इस प्रकार यहाँ आपकी जो कविता है हस्तक्षेप वो खत्म होती है। यहाँ पर हस्तक्षेप के माध्यम से सिर्फ निरंकुश शासन की और एक व्यंग्य प्रधान शैली में रचना के माध्यम से निरंकुश शासन के ऊपर अपना केंद्र उन्होंने किया है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। कवि ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कवि है उन्होंने मगध शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया है। ये एक शासक वर्ग है, ये कोई भी राज्य हो सकता है। कवि ने शब्दों के चयन में सावधानी बरती है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और कवि के मन में जो है आक्रोश अभिव्यक्त हुआ है। कवि का व्यंग्य जो है वो मुखर है और नई कविता की जो जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी इसमें दिखाई देती हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। साथ ही साथ इस कविता की भाषा जो है बहुत ही सरल है, बस इसके भावार्थ को समझना आपको अत्यंत आवश्यक है। अब हम चलिए बिना किसी देरी के इस कविता के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। और पहला प्रश्न है कि मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। तो यहाँ पर पुराने मगध को प्रतीक बनाकर यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि ने आज के समय में जो विद्यमान शासन व्यवस्था की ओर इशारा किया है, संकेत किया है कि शासन व्यवस्था में मगध के समान निरंकुशता का समावेश हो रहा है। तो इसलिए समय समय पर जनता को उसमें हस्तक्षेप करता रहना चाहिए, जिससे कि शासन व्यवस्था निरंकुश ना हो जाए। अगर देखिए छात्रों आपको कविता अच्छे से क्लियर है तो कहीं से भी कुछ भी कोई भी प्रश्न उठकर आ जाए बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ वीडियोस में देखा, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे इस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं नहीं अटेम्प्ट। देखिए वो चैप्टर से ही प्रश्न है। अगर आपको टॉर्च बेचने वाले या किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा है तो मतलब आपको उसी को आधार बना के उसका आंसर देना है। तो आपको यहाँ मूल्य परक प्रश्न ये कहे जाते हैं, वैल्यू बेस्ड, जिसमें आपको अपनी क्षमता को, अपनी स्किल्स को दिखाना है कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर आपके विचार लेने की कोशिश की जा रही है। अगर आप किसी चीज से एग्री करते हैं तो क्यों, उसका रीजन दीजिए। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, क्यों, आप रीजन दीजिए क्यों नहीं। तो यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि तो बुक से नहीं है या आउट ऑफ द सिलेबस से है या स्टैंजा के बीच से आ गया है। स्टैंजा के बीच से भी कई बार आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वह नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। कविता को दृष्टि में रखते हुए अपना मत दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो कवि है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए, मनमाने व्यवहार से बचने के लिए हमें हस्तक्षेप करते रहना चाहिए। और अगर हम शासन के खिलाफ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनकी नीतियों को, हम अन्यायों को सहते रहेंगे, तो जो शासन व्यवस्था है वो निरंकुश होती जाएगी। हमें उसके मनमाने व्यवहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। हमारे हस्तक्षेप से शासन की नकेल कसी जा सकती है। शासन व्यवस्था को हमने बनाया, हम वोट्स देते हैं, तब वो इलेक्शन में क्लियर होते हैं, अतः वह हमें जवाब देने के लिए बाध्य है। उसका कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे साथ मनमाना व्यवहार करे। देखिए ये आपकी सोच पर, आप किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं। मैं कितने ही आपके साथ ये आंसर क्वेश्चंस डिस्कस कर लूं, जब तक आप एक अच्छे शब्दों का चयन नहीं करेंगे, आप एक अच्छी क्षमता का, स्किल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कितने भी रटे रटाए आंसर लिख के आ जाइए, आप वो नंबर गेन नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं तब, चाहे हिंदी पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है, मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते, क्यों कतराते हैं, क्यों कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है कि हम किसी पावरफुल इंसान या किसी पावरफुल चीज के अगेंस्ट बोलेंगे और हम इतने पावरफुल और इतने स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियस है हमें उसका शिकार होना पड़ेगा। बहुत सी मूवीज देखते हो, बहुत से पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट या मूवी में दिखाया जाता है किसी विलन के अगेंस्ट कोई कुछ
गरीब इंसान या दबा कुचला इंसान कुछ बोल देता है तो वो शिकार हो जाता है। तो इसमें यही है कि जो मगध निवासी है वो डरते हैं कि यदि हम शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे तो राजा हमारा विरोधी हो जाएगा, इस तरह हम उसके कोप का भाजन बन जाएंगे। अतः वह शासन व्यवस्था के मनमाने व्यवहार को चुपचाप सहते जाते हैं। यह स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी चुप्पी उन्हीं के शोषण का कारण आगे चल के वो बन जाती है। चौथा प्रश्न है कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, के आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको स्टोरी बता ही चुकी हूँ। जिस समय की बात है जब यहाँ के राजा जो थे गणानंद थे और वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे। तो उस समय क्या था कि मगध एक शक्तिशाली राज्य था, तो वो बाहर के राज्यों में तो वो दिखता था वो बहुत पावरफुल है, वहाँ की जनता बहुत खुश है, वो बहुत ज़्यादा अपनी जनता को अपने अकॉर्डिंग शासन करते हैं, वहाँ किसी तरह का नहीं है। लेकिन बाहर के लोगों को ये नहीं पता था कि उनके अंदर राज्य की जो जनता है वो कितनी परेशान है। ठीक है, बाहर तो वो बहुत पावरफुल, बहुत समृद्ध, पूरे भारत में उसका नाम माना जाता था उस समय पे, लेकिन उस निरंकुश सत्ता का पता सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोगों को था। तो इसी चीज को आधार बनाकर यह कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों के लिए उचित नहीं था। जब वहां की जनता ही वहां प्रसन्न नहीं है तो उसके नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः यह स्थान लोगों के लिए अब बेकार था। तो इसलिए प्रश्न है कि मगध अब रहने को, कहने को मगध है, रहने को नहीं। यानी उसने नाम तो बहुत कमा लिया, लेकिन उसको खुद बरतने वाले जो लोग हैं, जो खुद उसमें रह रहे हैं, वो कितने परेशान थे उस समय। अब ये जो प्रश्न है इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि मूर्ति का हस्तक्षेप करना क्या प्रश्न खड़ा करता है। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मगध की शासन व्यवस्था है वो निरंकुश हो चुकी थी। चाहे उसने बहुत नाम और ख्याति समृद्धि प्राप्त कर ली थी, लेकिन जो उसको बरतने वाले लोग थे वो खुद उससे, उसके अन्याय और अत्याचार से दुखी थे। जो यहाँ के निवासी थे वो डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। उनके बोलने समझने की शक्ति जो थी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इस अत्याचार को झेलते हैं और हस्तक्षेप नहीं करते, बोलते नहीं है इसके खिलाफ, इसमें दखल अंदाजी नहीं देते। तो ऐसे जिंदा है जो मरे के समान है। यानी सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, शोषण सहे जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुर्दा बोलता है कि, क्योंकि मुर्दे को डर नहीं लगता। इंसान को क्या प्यार, किस चीज से प्यार होता है? अपने जीवन से। अब वो मर चुका है, वो जीवन ही उसके पास नहीं बचा। तो ऐसे में वो लगता है कि जो मुर्दा है वो भी प्रश्न करता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः वह प्रश्न करता हुआ प्रतीत होता है कि मनुष्य को डर आखिर लगता किस चीज से, वो डरता क्यों है? जब मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना ही है, तो वो क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा इस निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ? वो क्यों नहीं बोल रहा अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ? अगला प्रश्न है, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी चाहिए, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात की जा रही है ये उस शासन व्यवस्था की बात की जा रही है जो लोगों के साथ मनमाना व्यवहार करती है। लोगों में असंतोष को देखकर वह कहती है कि मगध में शांति के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठानी है। यदि शासन में शांति व्यवस्था है तो मगध है, यानी उनको नाम फर्स्ट प्रायर है कि बाहर के राज्यों में मगध का नाम हो रहा है, लेकिन जो अंदर उसकी शासन व्यवस्था के साथ, जो जनता के साथ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाने देना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो शांति है वो भंग हो जाएगी, विद्रोह होगा तो मगध के अस्तित्व में आ जाएगी। अतः लोगों को शांति बनाए रखने के लिए वहां दबाव डाला जाता है और उनका मानना है कि हमारे प्रयास से ही मगध में शांति है। शासन व्यवस्था लोगों को इस तरह कहकर विरोध करने से रोकती है। वे जानती है कि लोगों का हस्तक्षेप विरोध की स्थिति को जन्म देगा और उनकी मनमानी समाप्त हो जाएगी। अतः वह शांति के नाम पर उनको डराते हैं। अगला प्रश्न है कि हस्तक्षेप जो कविता है वो सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो मगध में कवि ने शासन व्यवस्था को इस कविता के माध्यम से क्रूर दिखाया और वो था भी, जो विरोध को दबाने के लिए, मनमाना व्यवहार करने के लिए लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करती है। इस तरह मगध में आतंक का वातावरण बना हुआ है। यह कविता ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ है जो क्रूरता पूर्वक शासन करते हैं, जनता की भावनाओं तथा अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था में प्रतिरोध होना अत्यंत आवश्यक है। कवि बताता है कि यदि जनता इस क्रूरतापूर्ण शासन व्यवस्था का अंत करना चाहती है तो उसे प्रतिरोध करना होगा, उसे शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना होगा। जब तक वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे, प्रतिरोध नहीं करेंगे, यह क्रूरता चलती रहेगी, उनके साथ अन्याय होता जाएगा और वो शोषण का शिकार होते रहेंगे।
8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लाक्षणिक प्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है कोई छींकता तक नहीं, दूसरा कोई चीखता तक नहीं को, और तीसरा कोई टोकता तक नहीं। तो पहला है कोई छींकता तक नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई छींकता तक नहीं का लाक्षणिक प्रयोग इस संदर्भ में यहाँ किया गया है कि शासन व्यवस्था की मनमानी से सब परेशान है, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलता है। दूसरा है कोई चीखता तक नहीं, इसका यही संदर्भ है कि शासन व्यवस्था की मनमानी से परेशान है, लेकिन कोई उसके विरुद्ध मजबूती से आवाज नहीं उठाता, मजबूती से बोलता तक नहीं। कोई टोकता तक नहीं का संदर्भ है कि शासन व्यवस्था की मनमानी और अत्याचार के प्रति कोई हस्तक्षेप तक क्यों नहीं करता, चुपचाप अन्याय क्यों सहते रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, जिसमें क्या है कि प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जो पद्यांश है मैंने आपको बहुत अच्छे से व्याख्या में समझा दिए हैं। पद्यांश क ख ग आप मेरी व्याख्या पाठ में देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको अगर वो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इनके अलावा आपके माइंड में कोई और प्रश्न आए या आपको कहीं कोई और प्रश्न समझ आता है, ये दिखाई देता है, और अगर आपको उसका उत्तर नहीं समझ आता तो भी आप मुझे कमेंट में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य आपको दूंगी। साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।